नमस्कार, मैं सिकंदर खान धातु और अधातु के नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कौन से पदार्थ धातु हैं और कौन से पदार्थ अधातु हैं, किन गुणों के आधार पर हम उनको अलग अलग बांट सकते हैं, पहचान सकते हैं। आज धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें धातुओं और अधातुओं के रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना होगा। ये अभिक्रियाएं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रियाएं दी गई हैं। यानी ये धातुओं और अधातुओं की अभिक्रियाएं दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन से धातुओं और अधातुओं की अभिक्रियाएं। देखो, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया धातु करता है तो वो धातु का ऑक्साइड बनाता है। चाहे धातु क्रिया करे चाहे अधातु क्रिया करे, ऑक्सीजन से जब क्रिया करेंगे तो ये धातु के ऑक्साइडों का निर्माण करेंगे। यहां हम एक एक करके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम का फीता लेकर हम उसको रेगमाल से साफ करते हैं। साफ करने के उपरांत जब उसको जलाते हैं तो बिल्कुल वो सफेद प्रकाश के साथ जलता है और सफेद रंग की राख बनाता है। उस राख को जब हम पानी में भिगो लेते हैं और उसका एक विलयन तैयार कर लेते हैं, उस विलयन का हम जब परीक्षण करते हैं, लिटमस परीक्षण, तो हम जानकारी लेते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति है या क्षारीय प्रकृति है। देखो, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोल दिया जाता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिटमस पत्र डालते हैं। लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, इनसे परीक्षण करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना है, जल के अंदर वो घुला है, तो उसके अंदर हमने जो लाल लिटमस पत्र डाला है वो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। इसका मतलब धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। किसका होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं आयरन ऑक्साइड का। देखिए, आयरन लोहा, ऑक्सीजन और जल, ये जब आपस में क्रिया कर लेते हैं तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए, लोहा जब प्रकृति में पड़ा रहता है तो वायु और नमी से क्रिया करके वो जंग पकड़ लेता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। जब वायु के अंदर आर्द्रता ज्यादा होगी तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया भी ज्यादा होगी। हम जंग लगी हुई किसी वस्तु को लें, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जंग लगी हुई एक धातु है। इसको खुरचर कर अपन इसका जंग उतार सकते हैं। इसके जंग को उतार कर जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये कण ऊपर तैरने लग जाते हैं। उसी विलयन से हम जब इसका परीक्षण करते हैं तो हम लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र उसमें डालते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर जो विलयन हमने आयरन ऑक्साइड का तैयार किया है वहां लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अर्थात धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। अब बात उठती है, क्या तांबा जो धातु है उस पर भी जंग लगता है? बिल्कुल, तांबा जो धातु है उस पर भी जंग लगता है। यदि हम तांबे को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दें तो वो वायु, नमी, ऑक्सीजन आदि से क्रिया करता है। ये नम वायु के घटक हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो तांबा इनसे क्रिया करेगा और क्रिया करके वो कॉपर हाइड्रोक्साइड
और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा और इनका मिश्रण ही कॉपर पर हरी परत के रूप में जमा हो जाएगा। यानी कॉपर पर जो जंग लगता है वो एक हरे रंग की परत के रूप में लगता है, जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यदि हम इसका भी परीक्षण करें तो हमें वही रिजल्ट प्राप्त होता है कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अर्थात धातु के जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। अब हम बात करते हैं अधातु की अभिक्रिया की। देखिए, हम एक धातु का ढक्कन लेते हैं, इस धातु के ढक्कन के एक तार लपेट लेते हैं, तार लपेट के इसके अंदर सल्फर चूर्ण डालते हैं। क्या डालते हैं? सल्फर चूर्ण। और बाद में उस सल्फर चूर्ण को गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो जो ही वो जलना प्रारंभ करता है त्यों ही उसको एक गैस जार के अंदर डाल देते हैं। जब सल्फर जलना प्रारंभ करता है तो उसे तुरंत गैस जार के अंदर डाल देते हैं और उसका ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ताकि बनने वाली गैस जार से बाहर न आए। थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, उस गैस जार के अंदर जल डाल देते हैं और उसको अच्छी तरीके से हिला देते हैं। देखिए, जब सल्फर है वो जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा और उसी सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जब जल मिला दिया जाएगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और जल क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार जो हमारे पास विलयन बनेगा वो सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। अब इस सल्फ्यूरस अम्ल से हम लिटमस पत्र का जांच करते हैं। इसके लिए इस विलयन को हम नीले और लाल लिटमस पत्र से परीक्षण के लिए तैयार करते हैं। इस विलयन में लाल और नीला लिटमस पत्र हम डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इसमें डाला गया या सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला गया नीला लिटमस पत्र अब लाल हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लाल हो जाता है। इस प्रकार नीले लिटमस पत्र का लाल हो जाना ये दर्शाता है कि अधातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातु और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और ऑक्साइडों के निर्माण करते हैं। यहाँ धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम देखते हैं एक टेबल अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु। देखिए, क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर धातु है वो है कैल्शियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में धातु है मैग्नीशियम। कॉपर हाइड्रोक्साइड में धातु है कॉपर। इसी प्रकार यदि हम अधातु की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर अधातु है, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन अधातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन अधातु है। इस प्रकार हमने देखा ऑक्सीजन से धातुओं और अधातुओं की क्रिया। तो हमने धातुओं और अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया देखी। अब हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। देखो, धातु जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। देखिए, सोडियम है वो बहुत ही क्रियाशील धातु है, इसलिए ये जल के संपर्क में आते ही जल जाती है। तो सोडियम है उसको जल में नहीं रखा जाता क्योंकि वो जल से तुरंत अभिक्रिया कर लेती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यानी हमसे पूछा जाए सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है और जल के साथ ही अभिक्रिया करती है, इसलिए इसे जल से अभिक्रिया न कर सके या इसको बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हम एक छोटा सा बीकर लें और उसके अंदर आधा पानी डाल दें और उसमें एक छोटा सा हम दाना लें सोडियम का
उस सोडियम के दाने को हम फिल्टर पेपर से सुखा लें, उसके पश्चात उसे रुई में लपेट दें और रुई में लपेटने के बाद उसको बीकर में जल पर डाल दें तो वो तेजी के साथ घूमेगा और जल जाएगा। इस प्रकार धातु तुरंत क्रिया करता है। और जब हम इस बीकर को छुएंगे तो ये गर्म रहेगा, इसका मतलब तेज ऊष्मा देता है। तो इस प्रकार धातु है वो धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जहां तक अधातु की बात है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती, जल के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती, लेकिन अधातुएं वायु में खुली रखने पर क्रिया कर लेती हैं। जैसे हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस वायु के अंदर खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो बहुत ही क्रियाशील अधातु है। इसलिए इसको वायु से संपर्क तोड़ने के लिए फास्फोरस अधातु को जल में रखा जाता है। ठीक है, यानी धातु को जल में नहीं रख सकते क्योंकि वो जल से क्रिया करती है, और अधातु को जल में रख देते हैं क्योंकि वो जल से क्रिया नहीं करती। अब बात करते हैं धातुओं और अधातुओं की क्रिया अम्लों के साथ। देखिए, इस क्रिया को देखने के लिए हम 6 प्रश्नावली लेते हैं। इनको हम A, B, C, D, E, F ये नाम देते हैं। प्रत्येक प्रश्नावली के अंदर हम अलग अलग पदार्थ डालते हैं। A के अंदर हमने मैग्नीशियम चूर्ण डाल रखा है, B में एल्यूमिनियम परनी डाल रखी है, हमने C के अंदर लोहे के छिल्लर डाल रखे हैं, D में कॉपर की छिल्लर डाल रखी है, E में कोयले का चूर्ण और F में सल्फर चूर्ण डाल रखा है। अब हम सब के अंदर 5 मिली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। सारी प्रणाली में 5 मिली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं और होने वाली रिएक्शन को हम देखते हैं। कई रिएक्शन नहीं हो पाती तो हम गर्म करके भी देख लेते हैं कि वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम देखेंगे कि जब अम्लों से धातुओं की अभिक्रिया होती है तो वो धातुओं से क्रिया करते हैं, और ये देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरस, कॉपर ये धातुएं हैं। ये धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती हैं, लेकिन यहाँ हम कॉपर की बात करें, कॉपर को यदि हम गर्म भी कर दें तो भी वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करती, लेकिन वहीं हम कॉपर में यदि सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें तो वो तुरंत क्रिया कर लेती है। इस प्रकार धातुओं की अलग अलग अम्ल के साथ अलग अलग अभिक्रिया होती है और उसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, क्योंकि जब इनके ऊपर हम जलते तिल लेके जाते हैं तो एक विशेष पॉप ध्वनि के साथ जलते, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वहीं कोयले का चूर्ण है, सल्फर चूर्ण है, ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कहने को अपन कहें कि अधातु अम्लों से अभिक्रियाएं नहीं करता। ठीक है, तो अधातु जल से अभिक्रिया भी नहीं करती और अधातु अम्लों से अभिक्रिया भी नहीं करते। अब बात करते हैं धातुओं और अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया। देखिए, क्षार से अभिक्रिया करके जो धातु है वो धात्विक हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं। हम एक ताज़ा व्यंजन बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एल्युमिनियम पन्नी डालते हैं, और डालने के बाद हम उस पर जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं तो वो विशेष पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है। तो धातुएं क्षारों से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जहाँ तक अधातुओं की बात है, अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन वो अभिक्रियाएं बहुत ही जटिल अभिक्रियाएं। हम करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, पहले विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है ये जान लेते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ
कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा में हम यदि बड़े स्तर पर देखें तो ये ले सकते हैं कि जब कोई अधिक ऋण विद्युतीय पदार्थ कम ऋण विद्युतीय पदार्थ को हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। इस प्रयोग के लिए हम 5 बीकर लेते हैं। उन बीकर को हम A, B, C, D, E नाम देते हैं। हम पहले बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं और दूसरे बीकर में भी कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन डालने के पश्चात हम बीकर ए में जिंक डालते हैं और बीकर बी में आयरन डाल देते हैं। हम देखते हैं कुछ समय पश्चात बीकर ए में जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो गायब हो जाता है और उस बीकर के नीचे लाल चूर्ण जमा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक ने कॉपर का विस्थापन कर दिया, इसलिए कॉपर नीचे चूर्ण के रूप में इकट्ठा हो गया और जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया। कॉपर हटने से उसका नीला रंग विलयन का लाल दिखाई देने लग गया। दूसरा बीकर जिसमें कॉपर सल्फेट है उसमें हमने आयरन मिलाया, उसमें आयरन सल्फेट का निर्माण हो गया और कॉपर का विस्थापन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ने कॉपर का विस्थापन कर दिया और उसका नीला रंग हरा रंग में परिवर्तित हो गया। बीकर C, D, E को हम देखते हैं। बीकर C के अंदर जिंक सल्फेट का विलयन था जिसमें हमने कॉपर मिलाया। D में फेरस सल्फेट था, उसमें हमने कॉपर मिलाया और E में जिंक सल्फेट विलयन में हमने आयरन या फेरस मिला दिया। यहाँ हम देखते हैं कि C, D, E तीनों बीकरों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बीकर C के अंदर हमने जिंक में कॉपर मिलाया है तो कॉपर जिंक से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, इसलिए वो कोई क्रिया नहीं दर्शाता। इसी प्रकार कॉपर आयरन से भी ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, इसलिए बीकर D में भी कोई रिएक्शन नहीं होता। बीकर E के अंदर फेरस डाला गया था या आयरन डाला गया था जो क्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जिंक से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है। अपन यूँ कहें कि कॉपर और आयरन से ज़्यादा क्रियाशील जिंक है, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। इसीलिए बीकर C, D, E में कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि इनमें पहले वाले डाले गए विलयन हैं उनमें जो आयरन जिंक लिया गया है वो डाले गए दूसरे धातु से अलग है या अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण डाले गए कम क्रियाशील पदार्थ कोई क्रिया नहीं दर्शाते, जबकि बीकर A और B के अंदर बाद में डाला गया जिंक और फेरस ये कॉपर से अधिक क्रियाशील थे, इसलिए ये विलयन में कॉपर का विस्थापन कर देते हैं और नए पदार्थ जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट का निर्माण कर देते हैं। अब हम देखें धातुओं के उपयोग और अधातुओं के उपयोग। देखिए, सामान्य रूप में मैग्नीशियम जो धातु है वो पौधों में पाए जाने वाले पर्णहरित का मुख्य घटक है। इसी प्रकार आयरन मानव रक्त या जीव रक्त के हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। पारा जो धातु है वो ताप मापी में मुख्य रूप से काम आता है। सोना चांदी धातुएं हैं, ये गहने बनाने में अधिकांश काम ली जाती है। अधातुओं के उपयोग की बात करें तो ऑक्सीजन जो अधातु है वो सभी जीवधारियों की श्वसन में मुख्य भूमिका निभाती है, या यूं कहें सभी जीवधारियों की श्वसन करने में काम आ रही है।
लाल फास्फोरस ए धातु है वो दिया सलाई बनाने में काम आती है। सल्फर है या गंधक ये औषधि और बारूद बनाने में इस्तेमाल की जाती है। कुछ ए धातु उर्वरक के रूप में काम आती है जो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ा देती है। इसी प्रकार कुछ ए धातुएं हैं जिनका बैंगनी विलयन बनाया जाता है और वो एंटीबायोटिक के रूप में घाव को साफ करने में काम लिया जाता है। इस प्रकार धातुओं के अधातुओं के अपने दैनिक जीवन में अलग अलग इस्तेमाल है और इसी लेसन के द्वारा हमने इन बातों का अध्ययन कर लिया कि धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं, किन क्वालिटीज़ के आधार पर उनको जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और अभिक्रियाओं के आधार पर उनमें क्या अंतर पाए गए हैं। धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आया।